है और जोशी भी उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है। और अब ये सारे दोबारा से गांव में आ जाते हैं और फिर हम ओला को देखते हैं जो कि जोशी के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसे इस बारे में सारा कुछ पता चल चुका है कि कल जोशी के साथ क्या क्या हुआ था और उसके ऊपर अटैक भी हुआ है। और वो इसके ऊपर काफी गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें बाहर नहीं जाना, फिर तुम बाहर क्यों गई। लेकिन वैजिन उसे शांत करते हैं, हमारी बेटी यहाँ पर सही सलामत है तो यही बस हमारे लिए काफी है। और अब ये बैठकर डिसाइड करते हैं कि वो काय का एक टेस्ट लेने वाले हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े गोरिल्लास को मारना कोई आम बात नहीं है। और अब वैजिन के सामने उनकी बेटी खड़ी हुई होती है और वो ये कहते हैं कि तुम सारे विलेज का ध्यान रखना क्योंकि बहुत जल्दी हमसे मिलने के लिए कोई आ रहा है। फिर हम जोशी को देखते हैं जो अपने डैड से माफी मांग रही होती है, लेकिन वो इन सारी बातों को लेकर बिल्कुल भी अपसेट नहीं होते क्योंकि वो इन सारी बातों को पहले से ही जानते हैं कि उस जगह पर क्या क्या हुआ था। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से काय को देखते हैं जहाँ पर दो छपरी उसके साथ मजाक कर रहे होते हैं। हाँ भाई काय, क्या हाल है तेरे। और काय की बहादुरी के चर्चे पूरे गाँव में होने शुरू हो जाते हैं। और यही पास में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की एल्सा से कहती है तुम एक काम करो, काय को फंसा लो, ये तुम्हारे लिए एक नंबर रहेगा। और तभी अचानक से यहाँ पर मानसू आ जाता है, तुम सारे इसे परेशान करना बंद करो। और अब यहाँ पर जोशी भी आ जाती है जो कि काय को लेकर एक सुनसान जगह पर आ जाती है और वो उससे बातें कर रही होती है और साथ में उसकी डिवाइन क्रिस्ट के बारे में भी पता करती है। लेकिन काय जब उसके पास खड़ा हुआ होता है तो उसे ये डिवाइन क्रिस्ट कहीं भी नजर नहीं आती, तो उसको ऐसा लगता है कि ये उसका एक धोखा था। और इस फाइट में हारने के बाद गोसे इस बात को तो समझ जाती है कि वो काफी वीक है, तो वो काय से कहती है कि मैं आपसे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग करने वाली हूँ और क्या तुम भी मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। अरे यार मैं अब क्या कहूँ, चलो मान लेता हूँ। और यही पास में हम कुछ और बंदों को देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये दोनों खोपचे में जाकर गुलू गुलू करने वाले हैं। और अगली सीन में हम दोबारा से काय को देखते हैं जो काफी थक जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि काय को पानी पिलाती है और ये वही लड़की है जिसका नाम है एल्सा। और एक यहाँ पर हमें जिसे कोई भी लड़की भाव नहीं देती। इन दोनों को देखकर मानसू को ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। हाँ भाई क्या बात है तेरी, क्या चक्कर है इसके साथ। लेकिन तभी अचानक काय को एक बर्ड की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज वही है जो कि उस दिन काय को खाई में भी सुनाई दी थी, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है। और रात में भी काय के साथ कुछ ऐसा ही होता है, उसे दोबारा से उसी पक्षी की आवाज सुनाई देती है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है और वो एक काफी लंबी जंप लगाता है जिससे वो इस काफी बड़ी पहाड़ी को भी एक ही झटके में पार कर लेता है। और ऐसे ही वो ग्रेविटी की माँ बहन करते हुए आगे जा रहा होता है और जाकर इस खाई में कूद जाता है जिसके अंदर काफी सारा पानी होता है और वो मस्त इसके अंदर नहाता है। और अब काय यहाँ पर एक ट्री के सामने आ जाता है जिसके चारों तरफ ये पंछी घूम रहा था और वो अचानक से गायब हो जाता है। और जब काय इस पत्थर को देखता है तो वो इतना तो समझ जाता है कि ये एक ग्रेव स्टोन है और वो इसके ऊपर लिखी हुई लैंग्वेज को पढ़ने का ट्राई करता है, लेकिन इस बार वो इसे पढ़ नहीं पाता। लेकिन इसके बावजूद भी वो इस स्टोन को थैंक्स बोलता है क्योंकि काय को ऐसा लगता है कि ये वही स्टोन है जिसने काय की जान बचाई है और साथ ही में वो इसे क्लीन भी कर देता है। और अब काय इस जगह पर रहकर काफी मस्ती करता है, वो कभी खाना खाता है और साथ में पानी भी पी लेता है। और वो ये सोचता है कि इस जगह पर खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं है तो क्यों ना मैं यहाँ पर अपना एक घर बना लूँ, ये जगह मेरे लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। और अब काय अपना घर बनाने के लिए एक पहाड़ी पर आ जाता है और वो इस ट्री को काटने की कोशिश करता है और वो ये सोचता है कि इसे काटने के लिए मेरा डैगर काफी छोटा है, तो वो अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे यहाँ पर आग लग जाती है। अरे यार ये क्या हुआ, इसे तो पूरे जंगल में आग लग जाएगी। और वो जल्दी से इसे बुझा देता है। और अब काय को अपनी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज याद आनी शुरू हो जाती हैं, जहाँ पर उसने मॉलिक्यूलर बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। और वो ये सोचता है कि अगर मैं इस ट्री के मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को अलग कर दूं तो मैं इसे काफी आराम से काट सकता हूं। और अब वो दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फोकस करना शुरू करता है ताकि वो एक अलग तरीके से इस ट्री को काट पाए। लेकिन तभी अचानक उसे पास से एक आवाज आती है जिससे वो काफी चौंक जाता है। और इस तरफ हम ये देखते हैं कि काय ने इस टेक्निक का इस्तेमाल करके लगभग इस ट्री को काट ही दिया होता है। और जब काय आगे जाकर देखता है तो वो ये नोटिस करता है कि यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स अपना शिकार ढूंढ रहे हैं, तो काय उन्हें देखकर काफी हैरान हो जाता है। और साथ में काय ये भी नोटिस करता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और उसको ऐसा लगता है कि ये सारे लोग वैली पर कब्जा करने के लिए आए हुए हैं, तो वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है और साथ में अपनी डिवाइन क्रिस्ट को भी एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन पास जाने के बाद वो ये नोटिस करता है कि ये सारे ड्वार्फ्स हैं जो कि एक अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, अब्बा डब्बा जब्बा 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 अब्बा। लेकिन काय को इसकी बातें समझ नहीं आती और ये आवाज सुनने के बाद इन सभी का लीडर यहाँ पर आ जाता है जो कि एक काफी बूढ़ा इंसान होता है और ये भी काफी बोना है, लेकिन ये बंदा हिंदी में बात कर सकता है। अरे बेटे, हम इंसानों की दुश्मन नहीं है, हमारा बनाया हुआ सामान इंसानों के काफी काम आता है, तो हम तुम्हारे दोस्त हैं। और अभी सारे काय से माफी मांगना शुरू कर देते हैं
हमें माफ करना कि हम यहाँ पर बिना परमिशन के आ गए। और अब ये बंदा जिसका नाम है पोरक, वो काय को काफी डिटेल में ये बताता है कि यहाँ पर एक एंशिएंट गॉड जिन्होंने वैली के साथ पैक्ट बनाया हुआ है, वो ह्यूमन फॉर्म में आने वाले थे और तुम भी एक इंसान हो, तो हमें ऐसा लगा कि वो गॉड तुम ही हो। और अभी सारे काय को बताते हैं कि वो अपने लैंड में काफी टाइम से बड़ी आराम से रह रहे थे, लेकिन कुछ टाइम पहले से ओगर्स ने इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और ये सारे काफी कमजोर हैं, तो ये उनका सामना नहीं कर सकते। तो अब इन सारी चीजों को बचाने की जिम्मेदारी बस तुम्हारी है, क्योंकि तुम ही हमारे गॉड ऑफ जस्टिस हो। और ये सारी बातें काय के सर के ऊपर से जा रही होती हैं और वो पहले से ही परेशान है, तो उसे ये बातें समझ नहीं आती। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डॉर्फ होता है, वो ये कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम हमारे गॉड ऑफ जस्टिस हो। अरे बच्चे, भले ही मेरे पास आंखें नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि ये इंसान वही है। और अब पोरक ये बताता है कि जब वो जवानी में इस वैली के अंदर आया था तो गॉड ने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी थी, लेकिन वो अब भी बिना आंखों के ये बता सकता है कि काय वही इंसान है जिसको वो ढूंढ रहे हैं। और अब पोरक काय को ये बताता है कि हमने वैली गॉड को खुश करने के लिए एक सैक्रिफाइस भी तैयार कर लिया है, जो कि है मेरी पोती और उसका नाम है आरुवी। और अभी सारे काय को दिखाते हैं कि उन्होंने इस रस्सी से आरुवी को बांधा हुआ है, लेकिन तभी अचानक से ये रस्सी टूट जाती है और काय उसे बचाने के लिए नीचे भागता है, लेकिन इससे पहले काय उसे बचा पाता वो नीचे गिर जाती है और काफी इंजर्ड भी हो जाती है। और अब काय इसको देखकर ये सोचता है कि शायद मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इसको हील कर सकता हूँ। और तभी काय को एक फ्लैशबैक आता है कि उसने सेल्स के रीजनरेशन के बारे में पढ़ा हुआ है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके आरुवी की बॉडी के अंदर सेल्स को दोबारा से प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और ये तरीका भी काम करता है, जिससे आरुवी एकदम ठीक हो जाती है। और तभी काय को ऊपर से एक आवाज आती है और जब वो ऊपर जाकर देखता है तो वो ये नोटिस करता है कि यहाँ पर ओगर्स ने अटैक कर दिया है और वो एक के बाद एक सारे लोगों को मार रहे हैं। और तभी काय अपना डैगर निकालता है और एक ओगर को ठिकाने लगा देता है और अब वो चलते चलते इन ओगर्स के बॉस के सामने आ जाता है, जिसके चेहरे पर भी डिवाइन क्रिस्ट होती है, यानी कि ये ओगर भी काफी ताकतवर है। और तभी अचानक काय ये नोटिस करता है कि उसे उस ग्रेव स्टोन में से एक आवाज आती है कि तुम इन सारे ओगर्स को जान से मार दो। और अब पोरक भी उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाता है और काय ये नोटिस करता है कि इसके पास भी डिवाइन क्रिस्ट है। और अब ये दोनों एक एक करके सारे के सारे ओगर्स को मारना शुरू कर देते हैं और पोरक भी उन्हें काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है, लेकिन उसकी उम्र हो चुकी है तो वो काफी जल्दी थक जाता है और अब सारी की सारी जिम्मेदारियां काय के ऊपर आ चुकी हैं। जिसके बाद काय यहाँ पर पड़ा हुआ एक वेपन उठा लेता है, जिसको देखकर इस ओगर की फटनी शुरू हो जाती है और वो ये कहता है कि सुनो, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है तो तुम यहाँ से हट जाओ, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, लेकिन तुमने इस वैली के अंदर घुसकर काफी बड़ी गड़बड़ कर दी है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और तभी पोरक ये नोटिस करता है कि काय के अंदर गॉड ऑफ जस्टिस की पावर्स आ चुकी हैं और उसका ऑरा काफी खतरनाक लग रहा है। ये देखकर इस ओगर की फटनी शुरू हो जाती है और वो काय के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन काय अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके पहले इसके हाथ को काटता है और बाद में अपने हाथ को इसकी छाती के अंदर घुसा देता है। और अब पोरक इसे देखकर ये बताता है कि ये वही गॉड है जिसने मेरी आंखों को मुझसे छीन लिया था। और इस तरफ हम ये देखते हैं कि काय इस गार्डियन बियरर को खत्म करके उसके गॉड स्टोन को बाहर निकाल लेता है और उसकी बॉडी से एक अजीब सा ऑरा भी बाहर निकल रहा होता है। और फिर हम काय को देखते हैं जिसने पहली बार गार्डियन बियरर को खत्म कर दिया होता है। और तभी पोरक ये बताता है कि जो भी गार्डियन बियरर को खत्म करके उसके गॉड स्टोन को बाहर निकालता है और उसके डिवाइन लिक्विड को पीता है, तो उस बियरर की सारी पावर्स उसके अंदर आ जाती हैं। और अब काय इस गॉड स्टोन को काटकर एक हिस्सा पोरक को भी दे देता है, क्योंकि उसने भी इसकी हेल्प की थी। और जैसे ही पोरक इसे पीता है तो उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अचानक से एकदम सही भी हो जाता है। और शुरू में काय के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता, लेकिन अचानक से उसे भी कुछ होने लगता है और ये सारे उसे देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लैंड गॉड की एनर्जी भी उसके अंदर से बाहर निकल जाती है। और तभी काय ये फैसला करता है कि वो दोबारा से वैली के अंदर जाएगा और वो सभी को मना करता है कि कोई भी मेरे पीछे मत आना, मैं अपने आप ही सही हो जाऊंगा। और जैसे ही काय यहाँ से नीचे कूदता है तभी अचानक से हम पास्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर काय एक छोटा सा बच्चा है और कुछ लोगों ने उसे पकड़ा हुआ होता है और उसके सामने एक काफी खतरनाक डेमी ह्यूमन खड़ा हुआ होता है और साथ ही में उसका पूरा का पूरा गांव तबाह हो जाता है। और जब काय के साथ ये सारा कुछ होता है उसके बाद ही वो लैग विलेज में आ जाता है। और जब काय की आंख खुलती है तो वो एक बिस्तर में होता है, लेकिन वो अपने पास आरुवी को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आरुवी उससे कहती है
कि मैं यहाँ पर इसीलिए आई ताकि तुम्हें ठंड ना लग जाए और मेरे लोगों ने मुझे तुम्हें सैक्रिफाइस कर दिया था, तो अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, तुम्हें अपने घर वालों के पास वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन आरुवी उसकी बातें नहीं मानती, तो काय उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन ऊपर जाने के बाद ये सारे लोग उसको घेर लेते हैं और पोरेक ये कहता है कि ऑगर्स ने हमारी वैली पर कब्जा कर लिया है, तो क्या हम कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रह सकते हैं। और काय भी जल्दबाजी में इन सभी को परमिशन दे देता है कि वो यहाँ पर रुक सकते हैं। और फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और काय दोबारा से जोसे के पास पहुँच जाता है उसकी ट्रेनिंग करवाने के लिए। तुम काफी लेट हो। अरे वो बस मैं थोड़ा सो गया था और मेरी आँख काफी देर से खुली। और फिर हम काय के दोस्तों को देखते हैं जो कि आराम से अपना दिहाड़ी मजदूरी कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर चीफ आ जाते हैं और वो ये कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि काय कहाँ पर है। ये सुनते ही इन सभी की फट जाती है और इन सभी को ऐसा लगता है कि काय ने पक्का कोई न कोई कांड कर दिया है। और अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि काय और चीफ के बीच में एक फाइट होने वाली है। और जैसे कि हम जानते हैं कि चीफ काय का एक टेस्ट लेने वाले हैं कि काय कितना स्ट्रॉन्ग है। और तभी काय को पोरेक की बातें याद आती हैं कि उसे अपनी पावर्स को सभी के सामने रिवील नहीं करना है। अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए काफी मुसीबतें आ जाएंगी। और अगले पल हम ये देखते हैं कि चीफ काय के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू कर देता है और ये अटैक्स काफी दमदार होते हैं, जिससे काय की डिवाइन क्रिस्ट सामने आनी शुरू हो जाती है। लेकिन वो इसे किसी तरीके से शांत करता है और एक नूब की तरह चीफ के साथ लड़ना शुरू कर देता है। और अब वो चीफ का पैर पकड़कर उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चीफ उसकी एक जोरदार लात मारता है जिससे काय नीचे गिर जाता है। और सारे लोग ये देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। तो चलो बच्चे, आज हम इस टेस्ट को यहीं पर रोकते हैं और कल अपनी पूरी ताकत के साथ आना। और चीफ के जाते ही मानसो काय की टांग खींचना शुरू कर देता है। अरे क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम तो काफी आराम से हार गए। लेकिन एल्सा को भी उसकी काफी चिंता हो रही होती है। जोसे भी ये डिसाइड करती है कि अब वो काय के साथ और भी कड़ी मेहनत करेगी। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काय की अचानक से आँख खुल जाती है और वो भागकर उसी वैली की तरफ जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वो ये नोटिस करता है कि आरुवी ने यहाँ पर एक छोटा सा घर बना लिया है और वो उसके लिए खाना भी बना रही है जैसे कि वो इसकी वाइफ हो। और अगले पल ये सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है और ये खाना काफी सारा था और खाने में भी टेस्टी। और काय को भी ये खाना काफी पसंद आता है और वो इसे पेट भर के खाता है। और अगली सुबह हम ये देखते हैं कि काय को पहले के मुकाबले खाना काफी ज्यादा मिलता है और उसके दोस्त आकर उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। और पास ही में हम एल्सा को देखते हैं जिसकी लड़ाई एक बंदी के साथ हो जाती है, क्योंकि एल्सा काफी घूर घूर कर काय को देख रही होती है। तो वो अचानक से इस बंदे की प्लेट में ज्यादा खाना डाल देती है और अब वो इससे ये खाना वापस मांग रही होती है। और ऐसे ही करते करते काय के काफी सारे दिन गुजर जाते हैं जहाँ पर वो मेहनत करता है, रात में फल खाता है, वैली में जाता है और साथ ही में आरुवी की हेल्प भी करता है। और फिर हम ये देखते हैं कि जब ये सारे मिलकर एक बड़े से पत्थर को हिलाने की कोशिश करते हैं तो वो इनसे टच से मस नहीं होता। और तभी अचानक से चीफ यहाँ पर आ जाते हैं और वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इस बड़े से पत्थर को आराम से उठाकर दूर फेंक देते हैं, जिसको देखकर ये सारे लोग काफी चौंक जाते हैं। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काय एक फूल को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है। और अगली सुबह जब वो विलेज में आता है तो वो एल्सा को देखता है जो कि काफी सारे फ्लावर्स के बीच में होती है और ये सारे फ्लावर्स उसी ने लगाए होते हैं जो कि आज काफी बड़े और सुंदर लग रहे होते हैं। और इन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि काय और एल्सा ये दोनों ही एक ही विलेज से हैं और ये दोनों ही उस विलेज को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। और एल्सा अपने साथ इन फ्लावर्स को वहाँ से लेकर आई थी। और तभी एल्सा उसे बताती है कि तुम अभी चीफ के साथ लड़ने में काफी कमजोर हो। काय कहता है, मैं इस बात को जानता हूँ और इसीलिए मैं काफी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मैं काफी अकेला हूँ और कोई भी मेरे साथ नहीं है। और इसके बाद वो ये कहता है कि मैं सभी को बचाने के लिए हर खतरे से लड़ने के लिए तैयार हूँ। और ये बात जाकर सीधा एल्सा के दिल पर लगती है और वो सीधा ही एक फ्लैशबैक में पहुंच जाती है जहाँ पर ये दोनों काफी छोटे बच्चे थे। और जब एक डेमी ह्यूमन ने एल्सा के ऊपर अटैक किया था तो काय उसे बचाने के लिए इस डेमी ह्यूमन के पैर पर लटक जाता है और जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। और एल्सा को ऐसा लग रहा था कि ये डेमी ह्यूमंस उन्हें जान से मार देंगे, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर वेजन की एंट्री हो जाती है जो कि आते ही इन सारे डेमी ह्यूमंस को जान से मार देते हैं। और तभी से काय भी ये डिसाइड करता है कि वो आगे चलकर काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा। और फिर हमारा सीन दूर एक जंगल में आ जाता है जहाँ पर हम काफी सारे ओगर्स को देखते हैं जो कि काफी हट्टे कट्टे होते हैं और साथ में उन्होंने आर्मर्स भी पहने होते हैं। और वो इस इलाके में आते ही सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को मारना शुरू कर देते हैं और साथ में इस इलाके के ओगर्स को भी। और अब इन
सभी का अगला टारगेट है वो वैली जहाँ पर काई के लैंड गॉड रहते हैं। और फिर हमें वैली में आरुवी को दिखाया जाता है जो कि काई के लिए एक ड्रेस बनाती है और काई को ये ड्रेस काफी पसंद भी आती है। लेकिन ये दोनों इस बात से अनजान है कि उनके सर पर खतरा मंडरा रहा है। और फिर हम दोबारा से काई को देखते हैं जो कि स्टोर हाउस में काम कर रहा होता है और वो एक राइस के दाने को देखकर ये सोचता है कि मुझे राइस बॉल खाने हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो बनते कैसे हैं। और उसकी ये बात एल्सा भी सुन लेती है जो कि बाहर खड़ी हुई होती है। और अब एल्सा उससे पूछती है कि तुम राइस बॉल के बारे में क्या जानते हो। और काई कहता है कि मैंने उसे कभी खाया तो नहीं है, लेकिन मैंने उसे सपने में देखा है और मैं उसे एक बार खाना चाहता हूँ कि वो कैसा होता है। और उसके सारे दोस्तों को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर गधा मजदूरी कर रहे हैं और काई लड़कियों से गप्पे लड़ा रहा है। और फिर हम चीफ को देखते हैं जो कि सभी को ये ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से इस सारे के सारे सामान को सीक्रेट वेयर हाउस में ले जाओ उस बंदे के यहाँ पर आने से पहले। और अब ओला भी यहाँ पर आ जाता है और वो अपने डैड से पूछता है कि ये सारा सामान छुपाना जरूरी है। और वो ये बताते हैं कि जो इंसान यहाँ पर आ रहा है वो एक फूड इंस्पेक्टर है और अगर उसे एक बार इस गांव के गोदाम के बारे में पता लग गया तो हो सकता है कि हम सारे गांव वाले भूखे मर जाएं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और जिस इंसान के बारे में ये दोनों बातें कर रहे हैं उसका नाम है गांडाल। ओला कहता है कि हम उसे थोड़े बहुत पैसे देकर यहाँ से भगा नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो इंसान काफी शातिर है। और फिर हम काई और उसके साथी को देखते हैं जो कि सारा का सारा अनाज अंदर लेकर जा रहे होते हैं। और फिर हमें ये पता चलता है कि जो इंसान यहाँ पर आ रहा है उसके पास भी डिवाइन क्रिस्ट है और यहाँ तक कि वो चीफ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे बाहर आकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि गांडाल के आने का टाइम हो चुका है और ये सारे उसके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। और तभी अचानक गांडाल इस कैरिज से बाहर आ जाता है और वो दिखने में एक छोटा बोना लग रहा होता है और वो आते ही इन दोनों से शिकायतें करना शुरू कर देता है। जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मेरे ऊपर काफी सारे डेमी ह्यूमंस ने अटैक भी कर दिया। यहाँ के जंगल तो काफी बेकार हैं। और इस तरफ मानसो काई को ये बताता है कि वो इंसान काफी खतरनाक है और उसने कभी भी अपनी पावर्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। और जब गांडाल जोशी को देखता है तो वो उसे छेड़ना शुरू कर देता है कि लड़कियों का काम बस खाना बनाना और आदमियों की सेवा करना होता है, तो तुम फाइट से दूर रहना। और तभी हम यहाँ पर एक और बंदे को देखते हैं जो कि गांडाल के साथ आया हुआ होता है और चीफ उससे ये पूछते हैं कि तुम इसके साथ हो। और वो ये कहता है कि मेरा नाम है नादा और मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ। वो तो मैं यहाँ पर पहले से ही आ रहा था और रास्ते में मुझे गांडाल मिल गए तो मैं इन्हीं के साथ यहाँ पर आ गया। जिसके बाद गांडाल वेयर हाउस में आ जाता है और वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है, तुम्हारे वेयर हाउस में तो काफी कम अनाज है और तुम यहाँ के चीफ हो तो तुम बैठे हुए क्या कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे सारा का सारा खाना छुपा रहे हो? और चीफ कहता है कि मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, हमारे गाँव में बस इतना ही अनाज है। और अभी इन सभी को टोंट मारते हुए कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि काफी सारे गांव मुझसे अपने अनाज को छुपा रहे हैं, कहीं तुम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हो? हम ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। वो तो इस बार यहाँ का मौसम थोड़ा सही नहीं है तो इस बार फसलें काफी कम उगी है। और जब गांडाल ये सारी बातें सुनता है तो उसे इस गाँव में रहने का एक बहाना मिल जाता है कि यहाँ का मौसम खराब है और उसके यहाँ पर रुकने को लेकर सारे लोग काफी परेशान थे। और जोशी भी अपने डैड से कहती है कि मैं उस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उसकी सोच लड़कियों को लेकर काफी गिरी हुई है। और फिर हम काई को देखते हैं जो कि नाडा से मिलने के लिए आता है और नाडा इसे देखते ही पहचान लेता है कि ये वही बच्चा है जिसने काफी सारे गॉड स्टोन को खाया हुआ है। नाडा उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ क्योंकि मुझे भी पावर्स गॉड स्टोन से मिली हुई है। और अब वो अपनी डिवाइन क्रेस्ट दिखाते हुए ये कहता है कि कोई भी इंसान प्रैक्टिस करके और गॉड स्टोन को खा के स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और फिर हम दोबारा से गांडाल को देखते हैं जिसके सामने खाने के हजारों आइटम रखे हुए होते हैं, लेकिन इस मोटे बुक्खड़ को ये सारे भी कम लगते हैं और वो ये कहता है कि मेरी शान में बस इतना ही। और फिर हम काई के दोस्तों को देखते हैं जिन्हें गांडाल के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है, इस बोने की वजह से हमारा खाना काफी कम हो गया। और यहाँ पर खड़े हुए सारे लोग इस बात के लिए होप कर रहे होते हैं कि गांडाल यहाँ से जल्दी चला जाए। और फिर अगली सीन में हम चीफ को देखते हैं जो कि इन सभी के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और ये सारे इस बात को लेकर काफी परेशान होते हैं कि ओगर्स का एक काफी बड़ा ग्रुप इस तरफ आ रहा है और वो ओगर्स पहले वाले से काफी स्ट्रॉन्ग है। चीफ कहते हैं नाडा तुम इसके बारे में पता करो और वो ये कहता है कि मैं इस गांव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। और तभी चीफ उसके लिए एक टीम रेडी करने के लिए कहते हैं जिसके अंदर काई भी है। और इस तरफ काई आरुवी से ये कहता है कि वो कुछ दिनों तक वैली में लौट कर नहीं आएगा और ये सुनने के बाद वो काफी परेशान हो जाती है। तो उसको ऐसा देखकर काई कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। और ऊपर जाने के बाद काई को पोरेक मिलता है जो उसे बताता है कि वो सारे ओगर्स यहाँ पर आ रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि जिन ओगर्स को तुमने पहले मारा था ये उन्हीं के साथ ही हो। लेकिन काई को इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो ये सोचता है कि वो सारे के सारे ओगर्स कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैं उनका डटकर सामना करूंगा। और अगली सुबह ये सारे
अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन गांडाल आराम से घोड़ी बेचकर सो रहा होता है। और जब काई यहाँ से जाने वाला होता है तभी अचानक से एल्सा यहाँ पर आ जाती है, जो कि उसके लिए राइस बॉल्स बनाकर लाती है। और ये राइस बॉल्स दिखने में थोड़े अजीब लग रहे होते हैं क्योंकि एल्सा ने इन्हें पहली बार बनाया है। और काई इसे देखकर काफी खुश हो जाता है और वो इसे रख भी लेता है और वो ये कहता है कि मैं इसे रास्ते में खा लूंगा। लेकिन जब ये सारे जंगल में आते हैं तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि उनके सामने काफी सारे ओगर्स और डेमी ह्यूमंस मरे पड़े हैं। और जब नाडा इनको देखता है तो वो ये कहता है इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि उन ओगर्स की टीम में पक्का कोई न कोई काफी स्ट्रॉन्ग है जिसने इन सभी को काफी आराम से मार दिया। और अब जोसे काई को बताती है कि कल उसने अपने डैड की बातें सुनी, जिससे एक बात तो साफ है कि वो सारे के सारे ओगर्स किसी को ढूंढ रहे हैं। और उसकी ये बात नाडा भी सुन लेता है। और अब नाडा इन सभी को ये बताता है कि कुछ टाइम पहले एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक शक्तिशाली देवता सामने आने वाला है और इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उसे रखवालों की कैटेगरी में डाल सकूं। अगर किसी और ने हमसे पहले उसे ढूंढ लिया तो ऐसा हो सकता है कि वो उसके ऊपर कब्जा कर ले। और अब नाडा ये बताता है कि जो कोई भी सबसे पहले उस गॉड के पास जाएगा तो वो ताकत उसकी हो जाएगी। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद काई को ऐसा लगता है कि वो सारे के सारे ओगर्स मुझे ही ढूंढ रहे हैं और पहले मैंने जिन ओगर्स को मारा था ये वाले उससे भी काफी स्ट्रॉन्ग हैं। और जब ये सारे आगे जाकर देखते हैं तो यहाँ पर काफी सारे डीमंस होते हैं जिनकी हालत काफी खराब होती है और काफी सारे मारे जा चुके होते हैं। और अब जोसे को ऐसा लगता है कि इस विलेज के अंदर कोई न कोई जिंदा होगा तो ये सारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना शुरू कर देते हैं। पर इस गाँव में उन्हें कोई भी जिंदा डीमन नहीं मिलता और ये सारे डीमन ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, यानी कि इंसानों के दोस्त। और इस तरफ नाडा काई को लेकर यहाँ के लैंड गॉड को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और जब जोसे आगे जाती है तो उसे यहाँ पर कुछ खून के धब्बे दिखते हैं और उसको ऐसा लगता है कि सामने कोई छुपा हुआ है। लेकिन तभी अचानक से एक मरा हुआ ओगर बाहर आके गिरता है और यहाँ पर नाडा और काई ने भी लैंड गॉड के ठिकाने को ढूंढ लिया होता है। और जब ये लोग अंदर जाते हैं तो अंदर काफी अंधेरा होता है तो नाडा अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि काई को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और तभी काई बात को टालते हुए ये कहता है कि मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैंने तो बस इसके बारे में पढ़ा है। और अब ये दोनों इस जगह के काफी अंदर आ जाते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर एक लड़की पड़ी हुई है जिसको लेकर ये दोनों बाहर आ जाते हैं और ये लड़की भी एक डीमन होती है। और इन सभी को ऐसा लगता है कि ये लड़की यहाँ की राजकुमारी है जो कि ओगर्स के साथ फाइट करते करते मारी गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक लड़की है तो ये ओगर्स के साथ फाइट कैसे कर सकती है? इसे तो बस खाना बनाना और बर्तन मांजना ही आता होगा। ये सुनने के बाद जोसे को इस बंदे के ऊपर काफी गुस्सा आता है और जब नाडा इस डीमन को चेक करके देखता है तो वो ये बताता है कि ये डीमन काफी बहादुर थी और ये एक साथ 3 ओगर्स के साथ फाइट कर रही थी ताकि ये अपने लोगों को बचा सके। और साथ ही में वो ये कहता है कि जब ओगर्स ने इन डीमंस के ऊपर अटैक करके इनके सींगों को काटना शुरू किया तो उसकी आवाज सुनने के बाद ये लड़की भी बाहर आ गई ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। और इसी बीच वो भी मारी गई और इसी मौके का फायदा उठाकर उसके सारे लोग यहाँ से भाग पाए और इसीलिए हमें इस विलेज के अंदर ज्यादा लाशें नहीं मिली हैं। और अब ये सारी कहानी सुनने के बाद इस बंदे को भी शर्म आ जाती है और अगली सीन में ये सारे इन डीमंस की ग्रेव बना देते हैं। और नाडा को ये बात समझ नहीं आती कि आखिरकार वो सारे ओगर्स कहाँ पर जा रहे हैं और वो ये कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो उस तरफ वैली में जा रहे हों। और नाडा की ये सारी बातें सुनने के बाद काई काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है क्योंकि वो इस बात को जानता है कि वैली में आरूवी है और साथ में पोरक और उसके साथी भी। और इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो पहले आगे जाकर सारा कुछ चेक करने वाला है और ये सारे उसकी बात को मान जाते हैं। और यहाँ पर वैली में पोरक को भी इस बात की न्यूज मिल जाती है कि सारे के सारे ओगर्स इस तरफ आ रहे हैं और वो इनके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर काई भी नहीं है तो सारा कुछ मुझे ही संभालना होगा और मुझे ही उनसे फाइट करनी होगी। और अभी सारे ओला के साथ जंगल में आ जाते हैं जहाँ पर ये सारे डेमी ह्यूमंस को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से इन सबकी नजर डेमी ह्यूमंस के ऊपर जाती है जो कि संख्या में काफी ज्यादा होते हैं और वो यहाँ पर आग लगाकर आराम से मस्ती कर रहे होते हैं। और अभी सारे छुपकर उन सभी को देख रहे होते हैं और वो ये नोटिस करते हैं कि ये सारे डेमी ह्यूमंस यहाँ पर एरिया को भी बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि वो इस सारी की सारी जगह पर अपना कब्जा कर रहे हैं। और जब ओला ये सारा कुछ देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो इन सारे के सारे डेमी ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने की बात कर रहा होता है, लेकिन उसके साथी ऐसा करने से मना कर देते हैं। और एक बंदा ये कहता है कि अभी हम उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, वो हमसे संख्या में काफी ज्यादा है। अगर हमने अभी उनके ऊपर अटैक किया तो ऐसा भी हो सकता है कि हम सारे मारे जाएं। और ओला कहता है कि मैं इन सभी को ऐसे नहीं छोड़ सकता वरना ये काफी तबाही मचा देंगे। लेकिन ये सारे उसे समझा लेते हैं कि अभी उन सभी को वापस जाना चाहिए और ये बाद में आकर इन
सभी के बारे में सोचेंगे कि आगे क्या करना है। और फिर इस तरफ हम काय की लोकेशन को देखते हैं जहाँ पर ये सारे लोग काय का वेट कर रहे होते हैं और वो सारे ये सोचते हैं कि काय अभी तक वापस क्यों नहीं आया। और फिर हम जोसे को देखते हैं और वो ये कहती है कि मेरा दिल काफी घबरा रहा है और मुझे भी काय के साथ जाना चाहिए था। और जब वो काय के पास जाने के लिए आगे बढ़ती है तो नाडा उसे रोक लेता है। तुम्हें आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस काय के ऊपर भरोसा रखना है। ये बात सुनने के बाद जोसे भी शांत हो जाती है और अब नाडा उसे समझाने के बाद यहाँ से निकल जाता है और वो ये कहता है कि मैं बस अभी आया, मैं प्रे करने के लिए जा रहा हूँ। और फिर हम दोबारा से नाडा को देखते हैं जो कि एक काफी ऊंची जगह पर आ जाता है और यहाँ पर वो मेडिटेशन करना शुरू कर देता है। और तभी अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से एक अजीब सा ऑरा निकलना शुरू हो जाता है और उसकी आंखें बाहर निकलकर काय को ढूंढना शुरू कर देती हैं। और इस तरफ काय भी काफी तेजी से भाग रहा होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी वैली तक पहुंच सके। लेकिन रास्ते में उसे ओगर्स के पैरों के निशान दिखते हैं जो कि वैली की तरफ ही जा रहे होते हैं। और तभी अचानक से झाड़ियों में हलचल होनी शुरू हो जाती है और काय इससे घबरा जाता है। लेकिन तभी सारे के सारे पोरक्स बाहर आ जाते हैं और काय उन्हें देखकर थोड़ा सा शांत हो जाता है। और तभी पोरक का सरदार यहाँ पर आता है और वो ये कहता है कि हमने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी जल्दी यहाँ तक आ जाओगे। और अब ये सारे बातें करते हुए जा रहे होते हैं और पोरक्स ये बताते हैं कि वो यहाँ पर इसलिए हैं ताकि वो वैली को प्रोटेक्ट कर सके। और काय उनसे कहता है जब मैं यहाँ पर हूँ तो तुम सभी को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी वैली को प्रोटेक्ट करना ये मेरी जिम्मेदारी है। वैसे हम सारे भी तो इसी वैली के अंदर रहते हैं तो इसे प्रोटेक्ट करना ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और इस छोटे से बहादुर बच्चे का नाम है केचक। हम सभी ने अपने आप को वैली गॉड को समर्पित कर दिया है और यहाँ तक कि हम सभी ने ये भी ठान लिया है कि हम सारी वैली को प्रोटेक्ट करेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। काय को भी ये सारी बातें काफी पसंद आती है। लेकिन तभी अचानक वो ये देखते हैं कि काफी सारे ओगर्स वैली की तरफ जा रहे हैं। पोरक कहता है कि हमें इनका सामना करने के लिए एक प्लान बनाना होगा, लेकिन काय इस चीज के लिए मना कर देता है और वो ये कहता है कि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, हमें इनका सामना ऐसे ही करना होगा। और जब ये सारी बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से इन ओगर्स का लीडर इन सभी की आवाज सुन लेता है और इस तरफ गांडाल खाने को ठूस ठूस कर खा रहा होता है। लेकिन वो साथ में इस सारे खाने की बुराई भी करता है। लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये बोना काफी भुक्कड़ है। और तभी उसकी नजर एल्सा पर जाती है जो कि पास में काम कर रही होती है। अरे सुनो लड़की, क्या तुम मेरे इस ग्लास को वाइन से भर दोगी? ये सुनने के बाद एल्सा काफी परेशान हो जाती है और वो ये सोचती है कि मैं अब क्या करूं। पर एल्सा को बचाने के लिए यहाँ पर एक और लेडी आ जाती है जो कि इस बोने को वाइन सर्व करती है। और अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर एल्सा इस लेडी को थैंक यू बोल रही होती है और वो ये कहती है अरे कोई बात नहीं पुत्र, मैं इस बात को जानती हूँ कि तुम्हारा वो क्रश अभी बाहर गया हुआ है, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और तभी यहाँ पर ओला भी आ जाता है जो कि अपने डैड से बात करने के लिए आगे जा रहा होता है। और फिर हम काय को देखते हैं जो कि केचक के साथ मिलकर इन सारे के सारे ओगर्स से फाइट कर रहा होता है और ये दोनों मिलकर काफी सारे ओगर्स को ठिकाने भी लगा देते हैं। और अब ये सारे के सारे ओगर्स काय के सामने खड़े हुए होते हैं और काय उनसे कहता है कि तुम सारे यहाँ से आगे नहीं जा सकते और मैं तुम सभी को वैली में जाने नहीं दूंगा। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद इन ओगर्स की फटनी शुरू हो जाती है। लेकिन काय भी इस बात को देखकर काफी हैरान हो जाता है कि इन सभी का लीडर सामने आ रहा है। और जब ये लीडर सामने आता है तो वो भी अपनी डिवाइन क्रिस्ट को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये लीडर भी एक गार्डियन बियरर है। और तभी पोरक ये कहता है कहीं ये वही तो नहीं है जिसे हम रिक्टोरस के नाम से जानते हैं। काय पूछता है कि वो कौन होते हैं। इन ओगर्स के बीच में 6 ऐसे ओगर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और उन्हें ही सबसे ज्यादा पावरफुल लैंड गॉड की ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं और साथ में ताकत भी। ये बातें सुनने के बाद काय भी इस बात को समझ जाता है कि जो मेरे सामने ओगर खड़ा हुआ है वो कोई आम ओगर नहीं है। अगर ये सारे पोरक्स इसके सामने आए तो ये उन्हें जान से मार देगा। और वो सभी को पीछे हटने के लिए कह देता है और साथ में अपनी डिवाइन क्रिस्ट को भी एक्टिवेट कर लेता है। और साथ ही में यहाँ पर नाडा की आंखें भी आ जाती हैं और वो भी ये सारा कुछ देख रही होती हैं। नाडा ये समझ जाता है कि मुझे इस बच्चे के ऊपर पहले से ही शक था कि इसके पास डिवाइन क्रिस्ट है और शायद से मैं जिस गॉड को ढूंढ रहा हूँ ये बच्चा वही गॉड है। और अब ये ओगर इंसानी भाषा में काय से बातें कर रहा होता है। तो तुम वही हो जिसने उन सारे के सारे ओगर्स को जान से मारा है और तुम तक पहुंचने के लिए मैंने काफी पापड़ बेले, लेकिन इन पोरक्स ने मेरी काफी हेल्प की और मैं इनका पीछा करते करते तुम तक पहुंच गया। काय भी ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसे वैली गॉड की आवाज आती है कि तुम इन सारे के सारे ओगर्स को खत्म कर दो। और अगली पल इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और ये फाइट देखते ही देखते काफी इंटेंस हो रही होती है और नाडा भी इस फाइट को देख रहा होता है। और तभी काय उसके पैरों के नीचे से निकलता है
और अपने स्पीयर को उसकी छाती के आर पार कर देता है। काय को ऐसा लगता है कि उसने ये कर दिखाया, लेकिन इस ओगर की बॉडी काफी हार्ड होती है और उसका स्पीयर भी टूट जाता है और काय जैसे तैसे करके इस ओगर के अटैक से बचता है और एक ही झटके में ये स्पीयर उसकी बॉडी में घुसा देता है। ये तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन ये सारे के सारे लोग इस बात को देखकर काफी चौंक जाते हैं कि जैसे ये ओगर अपनी बॉडी से उस स्पीयर को बाहर निकालता है तो उसकी पूरी की पूरी चोट एक ही सेकंड में हील हो जाती है और इन सभी को ऐसा लगता है कि ये उसकी गार्डियन बीयर्ड की पावर्स हैं। लेकिन पोरेक ये बताता है कि गार्डियन बीयर्ड भी इतनी जल्दी अपने घाव को हील नहीं कर सकते। तो अब तुम मेरे हाथ लगी गए और अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और मुझे ये बात सुनकर काफी अजीब लगा कि वैली गॉड ने तुम्हें चुना है। तुम तो काफी कमजोर हो। तुम ये जो भी करना चाहते हो मैं वो तुम्हें करने नहीं दूंगा। और अब काय के सामने सभी लोगों के फ्लैशबैक्स आने शुरू हो जाते हैं जो कि इस वैली के अंदर रहते हैं और अगली पल काय एक जोरदार फायर अटैक करके इस ओगर के हाथ को भून देता है और नाडा भी ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। ये पावर्स ये तो काफी ज्यादा है। अरे वाह दद्दू, ये इंसान तो काफी कमाल का है। चलो ये भी काफी अच्छा हुआ कि ये बच्चा मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। काय इस ओगर को भूनने के लिए अपने फायर मैजिक का अटैक कर रहा होता है, लेकिन इससे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो काय के पेट में एक जोरदार लात मारता है और इस तरफ नाडा जो कि ये सारा कुछ देख रहा होता है वो ये बताता है इसे मारना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि ये भी एक गार्डियन बीयरर है और लैंड गॉड इसकी रक्षा कर रहे हैं और ये लैंड गॉड का एक काफी सिंपल टास्क है कि वो अपनी गार्डियन बीयरर की रक्षा करते हैं। और फिर हम दोबारा से इस ओगर को देखते हैं जिसके ऊपर काय के फायर मैजिक का कोई भी असर नहीं होता और वो अपनी सारी की सारी इंजरीज को बड़ी आराम से हील भी कर लेता है। जितना मैंने सोचा था ये ओगर तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसे कैसे हराऊं। और इस तरफ ये विलेजर्स सारी तैयारियां कर रहे होते हैं क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि ओगर्स उनके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं और एल्सा को भी काय की चिंता हो रही होती है। और जब काय इस ओगर के ऊपर अपने डैगर से अटैक करता है तो वो भी टूट जाता है और साथ में वो सारे के सारे राइस बॉल भी नीचे गिर जाते हैं जो कि एल्सा ने उसे दिए थे और काय भी घुटनों पर आ जाता है। नाडा भी ये सारा कुछ देखकर काफी परेशान हो जाता है। अरे दद्दू काय को बचा लो। और वो ये सोचता है अगर मैंने जल्दी ही कुछ ना किया तो ये सारे के सारे लोग और वैली तबाह हो जाएगी। और तभी उसकी आंखों के सामने वो सारे के सारे मोमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं जो कि काय ने अभी तक जिए हैं। और जब काय इन राइस बॉल्स को कलेक्ट करने की कोशिश करता है तो ये ओगर उन्हें कुचल देता है और अब वो काय को जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी काय अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसके हाथ में मॉलिक्यूलर ब्लेड आ जाता है और वो एक ही झटके में इस ओगर के हाथ को काट देता है। ये तुमने मेरे साथ क्या किया और मैं इसे दोबारा से रीजनरेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर ये ओगर काफी गुस्से में आकर काय पर दोबारा से अटैक करता है और काय अपनी ब्लेड की पावर को इंसेन लेवल तक ले जाता है। पोरेक कहता है ये पावर तो काफी खतरनाक है जो कि नेचर के रूल्स को भी सरपास करती है। और अगली पल काय एक ही स्लैश मारकर इस ओगर के आर्मर को तोड़ देता है और ये ओगर भी इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। नाडा भी ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि काय ने अभी जिन पावर्स का इस्तेमाल किया है वो एक तरह की एंशिएंट डिवाइन पावर है जिसके बारे में मैंने बस सुना है। जिसके बाद काय इस ओगर का गॉड स्टोन बाहर निकाल लेता है और वो ये कहता है कि अब से ये मेरा हुआ। और ये बोलने के बाद वो सारा का सारा गॉड स्टोन अकेले ही पी जाता है और इसे कंज्यूम करते ही उसकी पावर्स की सारी की सारी लिमिट्स टूट जाती हैं। और जब ओगर्स ये सारा कुछ देखते हैं तो वो यहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं और ये सारी पावर्स इतनी ज्यादा होती हैं कि काय भी बेहोश हो जाता है।